रखना है। जैसे कि एक लॉन्ग फेज है, एक शॉर्ट फेज है, एक एक्टिव प्रोसेस है, एक पैसिव प्रोसेस है, एक फर्स्ट होने वाली, एक बाद में होने वाली, सेकंड होने वाली, ठीक है। एक में एयर बॉडी के अंदर पंप हो रही है तो दूसरे में एयर बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर डिफ्यूज की जा रही है, ठीक है। पंप करना अलग होता है, डिफ्यूज कराना अलग होता है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं अपन? पंप कराना, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, पंप कराना पड़ रहा है, मेहनत लग रही है, ठीक है। पैसिव प्रोसेस डिफ्यूजली हो रही है, पैसिवली हो रही है, वो खुद ब खुद हो रही है, कुछ करना नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसके बाद आ रहे अपन एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन? उस दिन मैंने डेफिनेशन बताई थी कि किसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन यानी वो रेस्पिरेशन जहाँ पे एटमॉस्फेयर की एयर, एटमॉस्फेयर में जो एयर प्रेजेंट है, ये एयर कहाँ पंप की गई? लंग्स के अंदर। जब एटमॉस्फेयर की एयर लंग्स के अंदर ऊज हो रही है, ठीक है, ऊज हो रही है, एटमॉस्फेयर की एयर फोर्सफुली लंग्स के अंदर जब जा रही है, उस फिनोमिनन को बोला जा रहा है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एटमॉस्फेयर खुद अपने आप में एक अलग एनवायरनमेंट है, अलग सिस्टम है, और ये जो लंग्स है ये अपने आप में एक अलग सिस्टम है। तो दोनों के जो कंडीशंस हो गए या दोनों के जो फैक्टर्स हो गए वो काफ़ी वेरी करेंगे। यानी एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर मिलेगा वो बॉडी के लंग्स में नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर में जो एयर का प्रेशर मिलेगा वो लंग्स के एयर में नहीं मिलेगा, हर चीज़ एटमॉस्फेयर में अलग मिलेगी, लंग्स में अलग मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, अच्छे से सुनना, ये पूरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ये जो एटमॉस्फेयर की एयर है, ये एटमॉस्फेयर की एयर को पंप करना है लंग्स के अंदर। ये प्रोसेस में एनर्जी को तो एक्सपेंडिचर किया ही जाता है, एनर्जी को तो खर्च किया ही जाता है, पर उसके साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल एनर्जी खर्च करनी है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अपने बॉडी की पूरी एनर्जी खर्च कर दो और थोड़ी सी ऑक्सीजन लंग्स के अंदर लेके आओ, उसका मतलब ये नहीं है। हर चीज़ के ऊपर लिमिटेशन प्रेजेंट है, ठीक है। यानी वो जब एयर आ रही है लंग्स के अंदर तो उस एयर के ऊपर भी लिमिटेशन है कि इतने अमाउंट में ही एयर आ सकती, इस तरीके से ये आ सकती है और इतनी इतनी एनर्जी खर्च की है, ठीक है। तो अब ये पूरे प्रोस और कॉन्स पे इतने सारे लिमिटेशन जब आ जाते हैं तब कोई भी चीज़ बराबर तरीके से काम नहीं कर पाती है, अगर काफ़ी सारे लिमिटेशन आते। तो इसीलिए बॉडी ने नया मैकेनिज्म डिवाइस किया, बॉडी ने थोड़ा सोचा और एक तरह का मैकेनिज्म डिवाइस किया जिसके कारण एनर्जी को तो खर्च किया जा रहा है पर उतने अमाउंट में ही जितना करना चाहिए, यानी मिनिमम एनर्जी में मैक्सिमम ऑक्सीजन का रेस्पिरेशन किया जा रहा है या मैक्सिमम एयर का रेस्पिरेशन किया जा रहा है। अब ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में ये जो एयर है, ये एयर में एयर का प्रेशर कितना होगा पता होगा? एयर का प्रेशर कितना है एटमॉस्फेयर? चलो इतना तो पढ़े हो यार अब तक केमिस्ट्री में, कुछ भी नहीं पढ़े ऐसा तो होगा नहीं, पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे ये एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेयर। अब एयर का प्रेशर है ना ये, तो इधर पी के सामने एयर लिखा, एयर में एक ही गैस है क्या? काफी सारे गैस, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का अलग, पार्शियल प्रेशर रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का अलग। एयर का क्या ले रहे हैं अपन? प्रेशर। ऑक्सीजन का प्रेशर लिए क्या लिए? क्यों लिए पार्शियल प्रेशर? क्योंकि काफी सारे गैसेस को मिलके एयर बन रही है ना, एयर किसी अकेली की थोड़ी है। एयर में कितने सारे गैसेस है? n नंबर ऑफ गैसेस है, पूरे लास्ट वाले गैसेस है, नोबल फैमिली के गैसेस है, हीलियम है, नियॉन है, जीनॉन है, एर्गॉन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, n नंबर ऑफ गैसेस है। ये पूरे गैसेस जब साथ में आए तो इनका जो साथ वाला प्रेशर है उसको बोले एयर प्रेशर। उसमें एक एक गैसेस का जो प्रेशर है उसे बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। वर्ड देखो कितना अच्छा यूज किया जा रहा है, पार्शियल। पार्शियल यानी पार्शियली, ठीक है, यानी उतने अमाउंट, कम अमाउंट में, पूरा नहीं, फुलफिल नहीं, आधे से कम अमाउंट में, तो पार्शियली प्रेशर डाला जाता है। अब ये जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है ये 1 एटमॉस्फेयर, तो लंग्स का प्रेशर कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 है तो लंग्स का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए, 1 एटमॉस्फेयर से कम होना चाहिए या 1 एटमॉस्फेयर से ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बेसिक लॉ कौन से पढ़े केमिस्ट्री में? तुम पहला बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ, तीसरा बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ किसके तरफ इशारा करते हैं? प्रेशर बॉयल्स। क्या इक्वेशन निकलता है तीनों लॉ को जब घुमाते हैं अपन को?
PV इक्वल्स टू NRT। तो PV इक्वल्स टू NRT। N कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। मैं ऐसा ना लिखते हुए ऐसा भी लिख सकता ना, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, लिख सकता है नहीं लिख सकता? लिख सकता। जब ऐसा लिखा PV कांस्टेंट तो P कैसा हो गया V को, इसका मतलब P अगर बढ़ रहा तो V क्या हो रहा, इसको उल्टा भी बढ़ सकता मैं, V अगर कम हो रहा तो P बढ़ रहा तो V कम हो रहा, V अगर कम होगा तो P क्या होगा, बढ़ेगा। इसको ऐसा पढ़ो या ऐसा पढ़ो, वन एंड द सेम थिंग। अगर P कम हो रहा तो V क्या होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब प्रेशर अपने हाथ में है क्या, प्रेशर को कंट्रोल कर सकते क्या एटमॉस्फेयर के, एटमॉस्फेयर के ना प्रेशर को कंट्रोल कर सकते, एटमॉस्फेयर के ना वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते। प्रैक्टिकलिटी देखने का चीज, एटमॉस्फेयर के कोई भी एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लंग के एस्पेक्ट को कंट्रोल कर सकते क्या, बिल्कुल कर सकते। तो अपना फोकस किसके तरफ है, लंग है। अब ये लंग में दो एंटिटी है, एक है प्रेशर और एक है वॉल्यूम, बराबर। लंग के पास जो एयर है उसका प्रेशर होगा, तो लंग का वॉल्यूम भी होगा जहाँ पे एयर जाके रह रही है। अब लंग के अंदर जो एयर है उसके प्रेशर को अपन कम ज्यादा कर सकते क्या, नहीं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एयर कहाँ से आ रही है, एटमॉस्फेयर में। तो अब प्रेशर अपने साथ लेके आएंगे, वो उसके प्रेशर को काफी हद तक मैनिपुलेट नहीं कर सकते अपन, पर किसको कम ज्यादा कर सकते हैं, वॉल्यूम को, ठीक है। तो ज्यादा फोकस जो बॉडी का रहता है वो रहता है वॉल्यूम के पास, ठीक है। जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम में ये जो लंग्स है, ये लंग्स के एंटीरियरली प्रेजेंट है स्टर्नम, बराबर। पोस्टीरियरली प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम, लैटरली प्रेजेंट है रिब्स, इधर भी रिब्स है और इधर भी रिब्स है लैटरल, और इंफीरियरली प्रेजेंट है डायफ्राम, सुपीरियरली नहीं ले रहा मैं क्योंकि वो फर्स्ट और सेकेंडरी का ध्यान अच्छे से देना। एक कंसेप्ट है, वो एक कंसेप्ट पूरा एक्सटर्नल रिस्पिरेशन खत्म कर देता है। अब ये जो लंग्स है, ये लंग्स किस कौन से जगह पर है, ये सब चीजें किसको घिरी हुई है, ये सब चीजें लंग्स को घिरी हुई है। लंग्स को ही घिरी हुई, इसका मतलब थोरैसिक कैविटी को घिरी हुई, तो थोरैसिक कैविटी है। जब अपन ने बोले कैविटी, इसका मतलब इसके पास कुछ वॉल्यूम होगा, अरे कैविटी नाम दिया ना, इसका मतलब वॉल्यूम है उसके पास। तो ये जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज के बीच में वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम किसके बीच में है, ये जो बाउंड्रीज लिखी अपन ने, ये बाउंड्रीज के बीच। यानी अगर ये बाउंड्रीज में कोई चेंज होता है, अगर ये बाउंड्रीज में कोई चेंज होता है तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा या नहीं होगा। अब इमेजिन करो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, कल देखे थे। एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी को यूटिलाइज किया जाता है। जो भी थोरैसिक कैविटी है उसमें पूरे मसल्स बैठे हुए हैं, और मसल्स को जब एनर्जी मिलती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या रिलैक्स होते, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे, मसल्स जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करेंगे, ये थोरैसिक कैविटी में कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? सबसे पहला, ये जो रिब्स है अपने, दो रिब्स के बीच में जो खाली जगह है उसको बोला जाता है इंटरकोस्टल स्पेस, और वो दो रिब के बीच की जो इंटरकोस्टल स्पेस है, वहां पे जो मसल मिलती है उसको नाम दिया गया है इंटरकोस्टल मसल। अब वो इंटरकोस्टल मसल दो तरह की, एक है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, एक है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। और ये दोनों मसल एक दूसरे को क्रिस क्रॉस फैशन में प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ऑब्लिक लेफ्ट साइड में तो इंटरनल ऑब्लिक राइट साइड में, ऐसे क्रिस क्रॉस फैशन में। अब जैसी एनर्जी मिली, दोनों के दोनों कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए, कॉन्ट्रैक्ट होने लग गए तो दोनों के दोनों पास में आएंगे। देखो अभी दोनों के दोनों पास में आ रहे हैं ऐसे, तो ये जो क्रिस क्रॉस है, ये दोनों के दोनों का अगर ऐसा पास में आएगा तो ऊपर की रिब ऊपर ढकेली जा रही, नीचे की रिब नीचे ढकेली जा रही, यानी रिब अब दूर जा रहे, एक दूसरे से दूर जा रहे। अब हर रिब एक दूसरे से दूर जाएगा तो जो रिब का केज है वो ऑटोमेटिकली ऐसा बाहर निकलेगा, पहली चीज। दूसरा, जब ये रिब्स दूर जाना स्टार्ट हो रहा है तो स्टर्नम को भी कहाँ ढकेलेगा, वो आगे, तो स्टर्नम आगे आ रहा, रिब्स बाहर बल्ज हो रहा है, क्लियर है। वर्टिब्रल कॉलम में कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है, वर्टिब्रल कॉलम में कुछ चेंज नहीं हो रहा, वो फिक्स है। और ये जो डायफ्राम है, ये डायफ्राम मसल से बना है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो डायफ्राम का नॉर्मल शेप डोम रहता है। नॉर्मल शेप कैसा रहता है, डोम, वो कैसा हो जाएगा, फ्लैट। यानी अगर डायग्रामेट्रिकली देखते हैं अपन, डायग्रामेट्रिकली अगर देखते हैं तो ये पहला स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था अपने पास, ठीक है। अब इसमें
जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होते समय यहाँ का डायफ्राम यहाँ पे आ गया, यहाँ के रिब्स यहाँ पे आ गया, और स्टर्नम को अपन दिखा नहीं सकते डायग्राम में। क्यों नहीं दिखा सकते? क्योंकि वो इंटीरियरली उसको शिफ्ट होते हुए नहीं देख सकते अपन, पर इमेजिन तो कर ही सकते कि स्टर्नम भी आगे आएगा। जब रिब्स अपने जगह से डिस्प्लेस होगी तो स्टर्नम भी डिस्प्लेस होगा। इसका मतलब ये जो पहले थोरेसिक कैविटी थी वो थी V1 वॉल्यूम की, बाद में जो बढ़ गया वो हो गया V2। तो V2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1। ये तो डायग्राम से समझ नहीं आ रहा आपने। तो प्रेशर किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा? V2 अगर बड़ा है तो P2 जो होगा वो कम होगा V1 से, यानी वॉल्यूम जिसका बढ़ जाएगा प्रेशर ऑटोमेटिकली उसका कम हो जाएगा। अब ये पूरे चीजों को बॉडी यूटिलाइज कैसे करता है? देखो, जैसे ही इंस्पिरेशन करना है, एयर अंदर लेना है आपने, एयर अंदर लेने के लिए बॉडी ने पहले क्या किया? थोरेसिक वॉल्यूम को बड़ा कर दिया, थोरेसिक कैविटी को बड़ा कर दिया। तो वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज होगा। अब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम जैसे ही बढ़ गया बोल रहे अपन, तो प्रेशर क्या हो गया होगा? किससे कम हुआ? प्रेशर हुआ एटमॉस्फेयर की जो एयर है इससे कम। यानी ऐसा मान के चलो कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये वॉल्यूम बढ़ने के बाद ये प्रेशर 0.7 एटमॉस्फेयर हो गया। मान के चल रहा है अपन, टेंटेटिव वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि वो कम तो होगा, ये तो तय है। वो कितने से कम होगा वो डिपेंड करेगा वॉल्यूम कितने से बढ़ा। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा तो प्रेशर बहुत ज्यादा कम होगा, वॉल्यूम थोड़ा सा ही बढ़ा है तो प्रेशर थोड़ा सा ही कम। क्लियर हो रही है पिक्चर? तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ प्रेशर कम हो जाएगा, और वो 1 एटमॉस्फेयर से कम, 0.7 या 0.8। अब रूल क्या कहता है डिफ्यूजन का? रूल तो यही कहता है कि कोई भी चीज हाइयर से लोअर एंटिटी की तरफ दौड़ेगी। एक रहती काइनेटिक एनर्जी, दूसरी रहती, समझ में आ रहा है कुछ? पढ़े होगे वो दूसरी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पढ़े हो ना? तो पोटेंशियल एनर्जी कहती है कि वो हमेशा हाइयर से लोअर की तरफ जाने को पसंद करते। वो कोई भी चीज हो, टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर, प्रेशर हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर, हर चीज हाइयर एस्पेक्ट से लोअर एस्पेक्ट में जाना पसंद करती है। तो ये प्रेशर अभी 1 एटमॉस्फेयर का, ये प्रेशर अभी 0.7 एटमॉस्फेयर का। तो कहां से कहां एयर मूव होंगी? एटमॉस्फेयर से लंग्स में। क्यों? क्योंकि इधर प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेयर में और लंग्स में प्रेशर, तो एयर ऑटोमेटिकली कस्ट हो जाएगी ना बॉडी के अंदर। बहुत ज्यादा तकलीफ होगी क्या? यानी अपने को एयर लाने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। अरे एयर तो प्रेशर डिफरेंस के कारण आ रही है। एयर किसके कारण आ रही है? प्रेशर डिफरेंस के कारण। पर वो प्रेशर डिफरेंस बनाने के लिए तुमको वॉल्यूम अल्टर करना पड़ रहा। वो वॉल्यूम अल्टर करने के लिए तुमको मसल की एक्टिविटी करनी पड़ती। अगर मसल की मूवमेंट नहीं होगी तो वॉल्यूम कम ज्यादा होगा क्या? और मसल की मूवमेंट कराने के लिए एनर्जी लगेगा या नहीं लगेगा? इसीलिए इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि बिना एनर्जी के मसल बाहर की हिलेगी नहीं, और मसल अगर हिलेगी नहीं तो वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं तो प्रेशर कम होगा नहीं, और प्रेशर कम होगा नहीं तो एयर मूव होगी। ये हो रही है पिक्चर? समझे क्या? इस तरह से इंस्पिरेशन होता है। क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन बॉडी को पता है कि इंस्पिरेशन कराना है, वॉल्यूम इंक्रीज करा लो, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया ऑटोमेटिकली प्रेशर क्या हो जाएगा? और प्रेशर डिक्रीज हो गया एटमॉस्फेयर से, कि एटमॉस्फेयर की एयर अपने आप आ जाएंगी, कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर थंब रूल है, हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ एयर हमेशा मूव होती है, हमेशा मूव होती है। जैसा फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा दुखती दिन भर, बहुत ज्यादा दुखती दिन भर 47-48 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, ठीक है, बहुत ज्यादा धूप है, तो जो एयर है वो क्या हो जाएगी? वार्म हो जाएगी। एयर जैसी वार्म होगी वहां की एयर ऊपर निकल जाएगी। जैसी ग्राउंड सरफेस की एयर ऊपर निकल गई, वार्म होगी तो हल्की होगी, वो डेंसिटी कम होगी, ऊपर मूव होगी, ऊपर मूव होगी तो वहां पे एयर कम होगी ग्राउंड में, यानी एयर का प्रेशर वहां पे कम हो गया। तो अभी चारों तरफ से वहां एयर आएगी, और जब चारों तरफ से वहां एयर आएगी तो अपन क्या बोल रहे हैं? क्या हो रहा है वहां पे? स्टॉर्म आ रहा है, तूफान आ रहा है। और ऐसा अक्सर होता है जब समर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है अपनी तरफ, दिन भर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, और रात शाम के समय बहुत तेज हवा चलती है, तूफान आता है, थोड़ी बहुत बारिश भी आती है। मे के एंडिंग में बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। थोड़ा सा देखने का, विजिलेंटली देखने का, साइंटिफिक थिंकिंग से, तब वो समझ में आता है कि ऐसा कुछ है। और दूसरा फिनोमिनन लैंड ब्रीज और सी ब्रीज, वो तो वैसे भी पढ़े हो तुम लोअर क्लासेस में। ब्रीज एक्टिविटी जो है वो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होगी। तो ये सब चीजें डायरेक्टली इशारा कर रही है कि प्रेशर कम ज्यादा होना, यानी एयर का मूवमेंट होना, एयर का फ्लो होना, एयर का फ्लो हाइयर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ।
क्लियर हो रही है पिक्चर? तो यहाँ पे भी हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही हुई है, पर यहाँ पे अपन एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम ज्यादा कर सकते हैं क्या? वो तो अपने हाथ में है नहीं। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम ज्यादा करने वाले इंसान को ही भगवान बोला जाता है, जो अपन नहीं कर सकते, अपने हाथ में नहीं है। एटमॉस्फेयर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, ठीक है? तो ये एटमॉस्फेयर को अपन एडजस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए अपन ने बॉडी के प्रेशर को एडजस्ट, और वो एडजस्ट करने के लिए अपन ने वॉल्यूम का सहारा लिया, क्योंकि अपने को पता है प्रेशर और वॉल्यूम ये इंटरडिपेंडेंट है। अगर वॉल्यूम अल्टर होता है तो प्रेशर अपने आप अल्टर हो ही जाएगा। क्लियर हो रही है पिक्चर? अपने किसका उल्टा किसमें होगा? इसका उल्टा किसमें होगा? ये पूरी प्रोसेस काय में हुई? इंस्पिरेशन में। एक्सपिरेशन में क्या होगा? एक्सपिरेशन में ये पूरी चीजें रिकॉइल होगी, रिकॉइल होगी, यानी जो अपनी नॉर्मल स्पेस है वो अपने नॉर्मल स्पेस पर आ जाएंगे। जब वो अपने नॉर्मल स्पेस पर आ जाएगा V3, इसके बाद V3, तो ये जो रिब्स बाहर निकले थे लैटरली, ये वापस मीडियल एस्पेक्ट में आ जाएगी। जो डायफ्राम नीचे गया था, फ्लैट हुआ, तो वो वापस डोम शेप हो जाएगा। जो स्टर्नम आगे गया था वो स्टर्नम वापस पीछे हो जाएगा, यानी वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो V3 का वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम रहता है V2 के वॉल्यूम से। ये वाले V2 के वॉल्यूम से V3 का वॉल्यूम काफी कम है, ठीक है? यानी प्रेशर किसका ज्यादा हुआ? प्रेशर हुआ V3 का ज्यादा एज कम्पेयर टू, ठीक है? तो यहाँ पे अभी प्रेशर बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम कम हो गया ना, तो प्रेशर ज्यादा है। तो अब इमेजिन करो कि यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर अराउंड 1.2 एटमॉस्फेयर है। अभी एटमॉस्फेयर भी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर भी है, और थोरेसिक कैविटी का प्रेशर हो गया 1.2। तो अभी हायर प्रेशर पर कौन आ गया? थोरेसिक कैविटी। तो अभी मूवमेंट कहाँ होंगे? हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर, यानी थोरेसिक कैविटी से कोई तकलीफ, पहली चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेडियंट हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो भी मूवमेंट हो रही है वॉल्यूम कम करने के लिए, वो वॉल्यूम कम करने वाली मूवमेंट मस्कुलर एक्टिविटी का रिजल्ट है, यानी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उनका रिलैक्स होना तो बनता है। मसल अगर इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्ट हुई थी तो वो रिलैक्स तो होंगी, और वो रिलैक्स हो रही उसके लिए उसे एनर्जी देनी पड़ रही है क्या? कोई एनर्जी नहीं। तो रिब्स अपने आप सेंटर में आ जाएंगे, डायफ्राम अपने आप ऊपर डोम शेप ले लेगा, और स्टर्नम अपने आप पीछे आ जाएगा, क्योंकि सब में इलास्टिक रिकॉइल प्रेजेंट है। वो इलास्टिक रिकॉइल के कारण हर चीज अपने स्टेबल नेचुरल स्टेज पर, या जहां से स्टार्ट हुई थी उस स्टेज पर पहुंच जाएगी। इसलिए अपन बोलते हैं कि एक्सपिरेशन में अपने को कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। क्लियर हो रही है पिक्चर? कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, ऐसा बोलते हैं ना अपन। एक्सपिरेशन, अरे कल ही तो लिखा ना अपन ने, पैसिव प्रोसेस है एक्सपिरेशन। क्यों लिखे? क्योंकि जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो नेचुरल इलास्टिक रिकॉइल का नतीजा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझे या नहीं समझे? जब अपन बोल रहे हैं कि पर मिनट 16 टाइम्स 17 टाइम्स रेस्पिरेशन हो रहा है, तो 16 टाइम्स 70 टाइम्स ये पूरे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी, क्योंकि एक रेस्पिरेशन का रिदम चलाने के लिए एक इंस्पिरेशन एक एक्सपिरेशन कराना है, और एक इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कराने के लिए उसी इतने चेंजेस लाने। यहाँ पे कहीं पे भी ऑक्सीजन ये वर्ड को यूज किया नहीं गया, यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड ये वर्ड को यूज किया नहीं गया। किस रेफरेंस में बात होगी? हमेशा एयर, इस चीज को याद रखो, ठीक है? एयर के रेफरेंस में। क्यों? इसका रीजन भी पहले बताया था। अपन सांस लेते समय ये नहीं देखते कि उस एयर में ऑक्सीजन है या नहीं है। एयर है, अपने बॉडी ने उसे एक्सेप्ट किया, बस। वो अप टू द एल्वियोलाई है और अप टू द ब्लड है, यानी ब्लड के हिसाब से और एल्वियोलाई के हिसाब से आगे की स्टेज होगी, यानी ब्लड तय करेगा, एल्वियोलाई तय करेगा, ऑक्सीजन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा या कार्बन मोनोऑक्साइड जाएगा, जो भी कुछ। पर एल्वियोलाई तक जितनी एयर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो पूरी पहुंचती है एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई से वापस भी आती है। क्लियर हो रही है पिक्चर? पर अभी ऐसा थीसिस लगाया गया कि ये जो दो एयर है, एटमॉस्फेयर की एयर और लंग्स की एयर, इनमें प्रेशर डिफरेंस तो हमेशा चेंज हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर की जो एयर है इसके जितने भी फैक्टर है ये सब कांस्टेंट रहेंगे, ये कभी वेरी नहीं करेंगे, यानी इस एयर का प्रेशर भी सेम रहेगा, वॉल्यूम भी सेम रहेगा। कुछ अति बुद्धिमान दिमाग लगाते हैं कि सर इतने सारे लोग रह रहे हैं और पर इतने सारे एनिमल्स रह रहे हैं, सब के सब ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर की कम नहीं होंगी क्या? बिल्कुल कम होंगे ना बेटा। और वो कम कितने में होंगे? 5 पॉइंट के फर्क से, 5 जीरो के पॉइंट के फर्क से चेंज होता है, अल्टर होती है वैल्यू, यानी 0.00001 इतने से वो परसेंटेज चेंज हो रहा है, जो कि नेग्लिजिबल है, अपन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि अर्थ के पास इतना ऑक्सीजन है कि कोई फर्क नहीं पड़ता अर्थ को कितने ऑर्गेनिज्म कितने तरीके से कितना ऑक्सीजन यूज करते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर की वैल्यू है
ये कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट है ये। और ये जो बॉडी के एयर की वैल्यूज है ये हमेशा चेंज हो रही है, डायनेमिक है चेंज, इसीलिए इसको पिरामिड शेप से बताते हैं, ट्रायंगल के शेप से बताते हैं, चेंज होने वाली वैल्यू बताते हैं ना उससे। पता नहीं तुमको केमिस्ट्री में पता है या नहीं, पर मेरा काम नहीं है वो पढ़ा। ठीक है, एटमॉस्फेयर की अगर बात करते हैं तो ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का भी एक फिक्स लेवल है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक फिक्स लेवल है, पर लंग्स में जो एयर है इसमें भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। अब देखो क्या बोल रहा हूँ, एटमॉस्फेयर से जब लंग्स में एयर जा रही है ये कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, ये तो किसी भी हालत में चेंज नहीं होगा। यानी एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन, अच्छे से ध्यान देना थोड़ा, एटमॉस्फेयर का ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर का कार्बन डाइऑक्साइड इतना कांस्टेंट है कि वो लास्ट मोमेंट पर किसी भी हाल में अल्टर नहीं होगा, किसी भी हाल में अल्टर नहीं होगा। अगर ये वैल्यूज अल्टर होती है तो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इंपैक्ट आएगा। तो ये कांस्टेंट है या नहीं है। अब लंग्स यानी बॉडी, तो बॉडी भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका पार्शियल प्रेशर, स्मॉल बी दिख रहा है, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे जो देखे थे अपन। तो लंग्स यानी बॉडी अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कांस्टेंट रखने की कोशिश करता है जिंदगी भर, पर अगर ये कांस्टेंट नहीं रह पाता है क्योंकि चेंज हो रही है ना बॉडी डायनामिक फेज में, तो अगर ये कांस्टेंट नहीं हो पाता है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई डिजीज एंटर हो जाती है बॉडी। यानी अगर अपन बोलते हैं कि बॉडी का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं है, इसका मतलब बॉडी में कोई ना कोई डिसीज है। उसको डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं अपन अनीमिया के साथ, क्योंकि अनीमिया में बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा, या कोई पल्मोनरी डिसीज के साथ। क्लियर हो रही है पिक्चर। पर यहाँ पे दूसरा फैक्ट ऐसा भी पता चलता है कि ये जो एटमॉस्फेयर से लंग्स में एयर जा रही है, इस एयर को नाम दिया अपन ने इंस्पायर्ड एयर। क्या नाम दिए? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर से लंग्स के अंदर गई, तो दूसरी एयर लंग्स से एटमॉस्फेयर के अंदर आ रही है, उसको नाम दे रहे हैं अपन एक्सपायर्ड एयर। क्या बोल रहे हैं उसे बोल रहे हैं अपन एक्सपायर्ड एयर। ये दोनों एयर में थोड़ा सा डिफरेंस देखने मिलता है। ये जो इंस्पायर्ड एयर है, ये इंस्पायर्ड एयर में भी ऑक्सीजन है, ये इंस्पायर्ड एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। ये जो एक्सपायर्ड एयर है, ये एक्सपायर्ड एयर में भी ऑक्सीजन है, एक्सपायर्ड एयर में भी कार्बन डाइऑक्साइड है। वापस से देखो टर्मिनोलॉजी को, मैं एयर की बात कर रहा हूं, मैं गैस की बात नहीं कर रहा। गैस वर्ड यूज नहीं किया गया अब तक, तो सिंगुलरली कोई भी गैस की तरफ इशारा ना तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में दिया जाता है, ना ही तुमको आंसर में कभी लिखना है, क्योंकि ये गलती अगर की है तुमने तो तुम्हारा पूरा आंसर गया, समझ लीजिए पूरा आंसर गया। क्यों? क्योंकि बात ही चालू होती है कंप्लीट प्रेशर से। अपना फोकस क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की तरफ, प्रेशर, और प्रेशर कंप्लीट एयर का लिया जा रहा है। तो अपने एग्जांपल में भी एयर होनी चाहिए। अपन यहाँ पे बार बार इंस्पायर्ड एयर, एक्सपायर्ड एयर लिख रहे हैं, गैस नहीं लिखे अपन ने। नहीं तो कॉमन थीसिस जो होती है वो ये होती है कि एटमॉस्फेयर से अपन ने ऑक्सीजन दिया और बॉडी ने एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड दिया। पर अभी इतने सारे गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, बॉडी ने उन गैसेस में से ऑक्सीजन को कैसे चुना? कोई स्पेशल सेंसर लगाएगा अपने नाक में, सिर्फ ऑक्सीजन जा रहा है बाकी के टकरा के वापस जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? जो भी एयर है वो पूरी की पूरी बॉडी के अंदर जा रही। इसका मतलब एयर में जितने भी गैसेस है पूरे जा रहे हैं। अपने लिए दो इसीलिए काम किया है क्योंकि वो अपने बॉडी के साथ रिलेटेड है, इसीलिए अपन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और इनका कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है अमाउंट एटमॉस्फेयर में। इनसे ज्यादा नाइट्रोजन का है, पर नाइट्रोजन टोटली इनएक्टिव है। इनएक्टिव होने के कारण उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो ऑक्सीजन है इंस्पायर्ड एयर में, ये ऑक्सीजन ज्यादा है कंपेयर्ड टू दिस ऑक्सीजन। कंपैरिजन किसके बीच में किया जाता है? कंपैरिजन समान के बीच में किया जाता है। गधे और घोड़े का कंपैरिजन नहीं कर सकते अपन। घोड़े का कंपैरिजन घोड़े से होगा, गधे का कंपैरिजन गधे से होगा। जैसे तुमको तुम्हारा कंपैरिजन करना है तो तुम कंपैरिजन कर सकते कि मेरे को 4th में कितने थे, 8th में कितने थे मार्क्स, 10th में कितने हैं और 12th में कितने मिलेंगे, वो तुम्हारा कंपैरिजन। तुम तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारे मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, वो कंपैरिजन नहीं हुआ, वो इंसल्ट हुई, या तो तुम्हारी या तो उसकी। समझ में आ रहा है? उसको कंपैरिजन नहीं बोलते, इंसल्ट बोलते हैं। क्यों कंपैरिजन नहीं बोलते? क्योंकि कंपैरिजन लाइक चीजों के बीच में होगा ना बेटा, और ह्यूमन में तो एवरीवन इज यूनिक। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे कंपैरिजन लाइक के बीच में होगा, तो अपन ऑक्सीजन का कंपैरिजन ऑक्सीजन के साथ करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे। कहने का मतलब इंस्पायर्ड एयर में दोनों गैसेस प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सपायर्ड एयर में भी दोनों गैसेस है, ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड। पर इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, एक्सपायर्ड एयर में ऑक्सीजन, तो इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा और एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड। अब बताने का तरीका ये होता है कि हमेशा अपन जो ज्यादा है उसके तरफ फोकस करते हैं, कम जो है उसके तरफ फोकस
अभी देखो वो जो इंस्पायर्ड एयर है वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड को, एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ऑक्सीजन, इसलिए अपन बोलते समय बोलते हैं कि इंस्पायर्ड एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक्सपायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बॉडी में जो एयर गई उस एयर में जितना ऑक्सीजन प्रेजेंट था उसके कंपैरिजन में जो एयर बॉडी से बाहर आ रही है उसमें ऑक्सीजन कम प्रेजेंट है। उसी जगह पर बॉडी के अंदर जो एयर गई उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जितना था उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर जो एयर आ रही है एक्सपिरेशन से उसमें प्रेजेंट। आर यू गेटिंग द पॉइंट? समझे? इस तरह से इंटरप्रेट करना। ये हुई प्रेशर की बात। अब प्रेशर कंप्लीट हुआ तो दूसरा कौन आएगा फिर? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का टेबल दिया है, 7-8 अलग अलग तरह के वॉल्यूम दिए डिब्बे में, ब्लू वाले देखो। और वो किसका वॉल्यूम है? ये किसके वॉल्यूम की बात की अपन ने? लंग्स के। तो लंग वॉल्यूम्स दिए और ये लंग वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर यहाँ पे कुछ गलती हो रही होगी तो कैसे पकड़ोगे? ये पूरे सिनेरियो में कोई अगर प्रॉब्लम हो रहा होगा, नहीं हो सकता कि किसी को हो सकता, कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है ना ब्रीदिंग एक्टिविटी में या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में। इतने लाखों लोग हैं, लाखों में कोई हजारों को तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो प्रॉब्लम कैसे गिनोगे तुम, कैसे पकड़ोगे, कैसे समझोगे? उसके लिए तुमको प्रेशर गिनना पड़ेगा। और प्रेशर कैसे गिनोगे? लंग के अंदर के एयर का प्रेशर कैसे गिनोगे? ब्लड का प्रेशर काउंट किए थे अपन, लंग के अंदर के एयर का प्रेशर कैसा काउंट करें? अब प्रेशर काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट वगैरह हुए ना सिलेबस में तुम्हारे, सभी 11th में है वो, 12th में नहीं है। 12th में सबका फाइनल पढ़ते हैं अपन, सबका फाइनल यानी थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स का फाइनल यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खत्म। इससे ज्यादा कुछ नहीं है 12th में। 11th में वो होंगे ना प्रेशर कैसा नापते अपन, अब वो भी दिमाग में नहीं आ रहा तो अपन ने नापे ना भी ब्लड प्रेशर कैसे नापे? स्पीक में हटा तो बचा गया। वो डिवाइस है ना जिससे प्रेशर गिनते, मैनोमीटर नाम की डिवाइस है जिससे प्रेशर गिनते, तो वो मैनोमीटर की मदद से कोई भी प्रेशर गिन सकते हैं, कोई भी प्रेशर। अब लंग का प्रेशर कैसे गिनोगे? उस मैनोमीटर जिस चीज का प्रेशर गिनना है अपने को वो उस डिवाइस के डायरेक्ट कांटेक्ट में आना चाहिए, तभी प्रेशर गिन पाएंगे। नहीं तो पता चल रहा है जिसका प्रेशर गिनना है वो दूर है, डिवाइस इधर पड़ी है, दोनों के बीच में लंबी गैप है, वो गिन ना के उसका प्रेशर। इसमें कोई गलत अलग अजूबा है, गजब की ताकत है क्या मैनोमीटर में? भगवान भगवान नहीं है ना वो, डिवाइस है सिंपल, तो उसको अटैच करना पड़ेगा, कपल करना पड़ेगा जिसका प्रेशर गिनना है उसके साथ। लंग्स इतने अंदर रखिए कि लंग्स के ऊपर इतने सारे कवरिंग और लेयर्स प्रेजेंट है कि तुम्हारा मैनोमीटर लंग्स तक जा पाएगा क्या? तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या लंग का प्रेशर गिनना? प्रैक्टिकली पॉसिबल तो है ये लंग का प्रेशर गिनना। तो अब क्वेश्चन आता है कि लंग के प्रेशर का अंदाजा कैसे लगाएंगे? तो अंदाजा ही लगाना है अपने को, तो इसीलिए अपन बोले कि अपन प्रेशर तो नहीं गिन सकते पर वॉल्यूम गिन सकते। किसी के हाथ में गुब्बारा देगा और बोलो उसको जितना फुला सकता फुला, वन फ्लो। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? वो वन फ्लो बहुत जरूरी। तो अपन ने उसके हाथ में गुब्बारा दे दिया, वो फूक रहा है, जिस लेवल तक वो फूक सकता है वो हो गया उसका एक्सपीरेशन का वॉल्यूम। अब बड़ा हुआ फुला हुआ गुब्बारा दिए, ऑब्वियसली वो ऑक्सीजन से खुला होगा अपन ने, उसको बोले कि इसी में से तेरे को सांस लेनी है, जितनी ले सकता उतनी, जितनी सांस वो ले पा रहा है उतनी लेनी थी। अब जब चेंज हो रहा है गुब्बारे का वॉल्यूम, उसको गिन लिया अपन ने, तो अपने को पता चल गया कितनी एयर उसके बॉडी में गई, कितनी एयर उसके बॉडी से निकली। अपन उसके लंग का क्या नहीं गिन रहा है? वॉल्यूम। और ये वॉल्यूम से अपने को प्रेशर है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम नॉर्मल है तो ऑब्वियसली प्रेशर भी, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम में अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर में हो जाएगा। तो अगर मान के चलते हैं कि किसी के बॉडी में प्रेशर में कोई चेंजेस हुआ है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। और वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है तो उसके और ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस अपने को देखने मिलेंगे। इसीलिए अपना फोकस जो रहता है वो है तो प्रेशर के तरफ ही, पर प्रैक्टिकलिटी के लिए अपन को शिफ्ट करते हैं किसके तरफ? वॉल्यूम की तरफ। यानी अपने को पढ़ना तो प्रेशर ही है पर किसके जरिए से पढ़ना है? वॉल्यूम की तरफ। इसीलिए वो अलग अलग वॉल्यूम है। वो जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके मदद से अपन वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, अभी तो बहुत हाई डिफाइंड इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट होता है, कुछ नहीं सीटी जैसा होता है, सीटी देखे हो ना, बस सीटी जैसा होता है,
मुंह में रख दिया, चालू हो जाता है। वो जैसे वो सांस ले रहा सब डिजिटलाइज रहता है, वो कैलकुलेट करके पूरी रिसिप्ट निकालता है। जैसे अपने एटीएम से रिसिप्ट निकलती है ना, इतने थे, इतने निकाले, अभी इतने हैं, समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसी, इतना ऑक्सीजन दिया, इतना एक्सपिरेशन में दिया, इतना इंस्पिरेशन में दिया, इतना टाइडल है, इतना रिजर्व है, पूरे जितने भी वैल्यूज दिए उसने साथ वो पूरे लिख के आते हैं उस स्ट्रिप के ऊपर, यानी तुरंत एक फ्लो में पूरा काम हो जाता है। और वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोला जाता है स्पायरोमीटर। क्या बोला जाता है उसको? वर्ड याद रखना है। इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है स्पायरोमीटर, टेक्निक को बोला जाता है स्पायरोमेट्री। और बहुत जरूरी है, बोर्ड में बहुत लोगों की करा है अपन, पता नहीं तुमने देखे या नहीं देखे। और लास्ट में तो योगा भी बताया होगा, बोला नहीं कि एक्सरसाइज भी बताएंगे, बहुत सारे चीजें मेरे कुछ नहीं बताएंगे। लंग वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए जो बहुत बेड-रिडन पेशेंट थे, अब किसी को ऑक्सीजन देना है तो जिंदगी भर के लिए दे सकते क्या? आप प्रैक्टिकलिटी देखो, 15-20 दिन, महीना, 1.5 महीने के लिए देंगे, उसके बाद तो उसको खुद ही होकर सांस लेनी है। खुद ही होकर सांस लेनी है तो उसको अपना वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके प्रेशर बढ़ेगा, तभी जाके बॉडी सस्टेन कर पाएगी। तो वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा उसको। वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा? जो लंग्स में कचरा है वो साफ करके निकालो, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ऐसा होगा क्या? वो वैसा कुछ नहीं रहता। इलास्टिक रिकॉइल बढ़ाना पड़ेगा लंग्स में, उसके लिए उसको एक्सरसाइज बताए। अब एक्सरसाइज बताई तो एक्सरसाइज तो वो करेगा नहीं, इसलिए उसको बोला है कि रोज तेरे को 20 गुब्बारे फुलाने, फिर 10 दिन बाद 20 के जगह 30 गुब्बारे फुलाने, फिर उसके 10 दिन बाद 30 के जगह 40 गुब्बारे फुलाने। तो गुब्बारे फुला रहा है यानी क्या कर रहा? अपने को गुब्बारे से लेना देना नहीं है। नहीं तो बोलोगे गुब्बारे क्या करना? जब वो फुलाएगा तो एक्सपिरेशन करेगा, एक्सपिरेशन करेगा तो एयर पंप कर रहा है उसमें, वो एयर कहाँ से है उसके बॉडी में? हाँ, तो लंग्स में कहाँ से है? समझ में आ रहा है? तो वो एक्सपिरेशन तो कर रहा, पर एक्सपिरेशन के पहले क्या कर रहा? अपना फोकस उधर है, इधर ज्यादा हवा देनी है, ज्यादा हवा लेगा भी ना वो, इसका मतलब एल्वियोलाई खींचेंगे ना, यानी इलास्टिक रिकॉइल बढ़ रहा है ना, गाय को ऑक्सीजन देना पड़ रहा है। ऐसी भी गाड़ी पटरी पे आ रही है, समझ में आ रहा है क्यों? इसीलिए गुब्बारे फुलाने चाहिए, अलग अलग तरह के वॉल्यूम दिए। पहला दिया टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, पहला दिया टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ऐसा वॉल्यूम जो नॉर्मली एवरेज वॉल्यूम है लंग्स का, यानी तुम पड़े हुए हो कहीं, जैसे अभी काफी लोग पड़े हैं, बोलते ना हिंदी में तो अर्धमरी अवस्था, यानी बस वो जिंदा है क्या नहीं, इर्द गिर्द उससे कोई लेना देना। तो उस कंडीशन में, यानी कहने का मतलब जब अपन सो रहे हैं, सोते समय अपनी बॉडी रेस्पिरेशन कर रही है, उसमें अपने को बहुत फोर्सफुली रेस्पिरेशन नहीं करना पड़ा। अगर सोते समय अपने को बहुत फोर्सफुली रेस्पिरेशन करने पड़ जाए तो अपन सो नहीं सकते, आराम से उठ जाते हैं, जग जाते, ठीक है। तो वो जो साइलेंट रेस्पिरेशन हो रहा है ड्यूरिंग स्लीपिंग, वो रेस्पिरेशन में जितनी एयर अपने बॉडी में जा रही है, जितनी एयर बॉडी से निकल रही है, उसे बोला गया है टाइडल। और वो होता है अराउंड 1/2 लीटर, यानी 500 है, वैल्यू दी है 1/2 लीटर और 500 है। उसके बाद है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब, अपन नॉर्मल बैठे हैं और नॉर्मल अपन ने प्राणायाम चालू किया और अपन ने सांस ली और सांस ली, वो जो सांस ले रहे हैं अपन, दैट इज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सांस छोड़ दिया अपन ने, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। बस कभी कभी रामदेव बाबा को ज्यादा देख लिया अपन, तो सांस लेने के बाद अपने को पता है अभी फुलफिल होगी, फिर भी ले रहे हैं, वो अलग है। वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि वो फोर्स्ड इंस्पिरेशन है ना, बॉडी नहीं चाहती इंस्पिरेशन कराना, अपन जबरदस्ती इंस्पिरेशन करा रहे। दोनों में फर्क है। नॉर्मल बॉडी के लेवल पर इंस्पिरेशन होना इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, बॉडी के लेवल पर एक्सपिरेशन होना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तो है ही, पर उसके साथ साथ तुम रुके नहीं, तुम और ज्यादा सांस ले। छोटे बच्चे अक्सर करते हैं रोते समय, ऐसे टिक टाक उनको जरा ज्यादा दिमाग ज्यादा चलता है, वो अलग चीज है, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला कि वो जबरदस्ती ले रहा है, वो अलग हो जाता है। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिया अराउंड 2000 to 300 ml, 3000 ml, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अराउंड 1000 to 1100 ml। अब हमेशा इंस्पिरेशन से एक्सपिरेशन की वैल्यू कम रहेगी, क्यों? क्योंकि इंस्पिरेशन लंबे समय के लिए ज्यादा एयर के कांटेक्ट में ज्यादा एयर आएगी, एक्सपिरेशन कम समय के लिए तो कम एयर, वो तो नॉर्मल। अब सांस ज्यादा ली कम निकली, ऑटोमेटिकली कुछ बची होंगी ना लंग्स में, है या नहीं है? तो जो बची हुई है उसको क्या नाम दिया अपन? समझ में आ रहा कोई? रेसिडुअल वॉल्यूम जो बची है अंदर, और वो कितनी बची है?
तुमने 2500 ली, 2500 ml एयर ली इंस्पिरेटरी रिलीजर वॉल्यूम में, उसमें से 1100-1200 छोड़ दी। अब 1100-1200 छोड़ दी तो बची कितनी इधर 1100-1200, वो जो बची उसको क्या बोल रहा है रेसिडुअल वॉल्यूम, और बची कितनी है 1100-1200, वही तो दिया है रेसिडुअल वॉल्यूम यानी जो बची हुई एयर है, ठीक है, आफ्टर एक्सपिरेशन, और वो होती है अराउंड 1100 to 1200 ml। अब ये जो बची हुई एयर है, ये बची हुई एयर हमेशा अपने लंग्स में पड़ी हुई है, और ये लंग्स में कहाँ पड़ी हुई है, ऐसे जगह पर पड़ी हुई है जिस जगह का अपने लंग्स को ज्यादा काम नहीं है। वो जो जगह है जहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम की एयर पड़ी हुई है उस जगह को बोला जाता है डेड स्पेस। क्यों बोल रहा है डेड स्पेस, क्योंकि उसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं, और ये डेड स्पेस जनरली कहाँ होती है, लंग्स का जो अपेक्स होता है, दोनों लंग्स के अपर लोब, ऊपर के लोब यानी अपेक्स दोनों लंग्स का, वहां प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि जब एयर लंग्स के अंदर जाती है तो काफी सारे सिग्नेशन के कांटेक्ट में आती है, तो ग्रेविटी का बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है, और लंग में अपने को परफ्यूजन लोअर लोब्स में ज्यादा देखने मिलता है, क्योंकि ग्रेविटी के कारण पूरी चीजों को कहाँ खींच लिया जाता है, नीचे एट द बॉटम ऑफ लंग्स, ठीक है। तो लंग का जो बेस है उधर ही खींचा जाता है पूरे एयर को, तो ऊपर के जो लोब्स है, लोब्स का ऊपर का जो पार्ट है लंग का, वो उतना परफ्यूज नहीं रहता जितना रहना चाहिए, और इसीलिए उस जगह को बोला जाता है डेड स्पेस। डेड स्पेस मानो ऐसी जगह अपने घर की जो कोई काम की नहीं, अपने घर की है, अपनी जगह पर काम की नहीं है, और रहती है हर घर में ऐसी जगह रहती भाई, एक आधा कोना को ना अपन वहाँ पे साफ सफाई करते, ना क्लीनलीनेस रखते, पड़ी है, कभी ध्यान देते हैं, कभी निकल जाते हैं, कभी ध्यान भी नहीं देते, डेड स्पेस। वैसे डेड स्पेस लंग्स में प्रेजेंट है, और वो डेड स्पेस में ही रेसिडुअल वॉल्यूम की लंग एयर बैठती है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है कि जब इंस्पिरेशन अपन ने ज्यादा एयर का किया और एक्सपिरेशन कम एयर का किया, तो पहले से बची हुई एयर है लंग्स के पास, तो फिर वापस जब इंस्पिरेशन करेंगे तब और उतनी ही एयर जा पाएंगे क्या, नहीं, प्रैक्टिकली उतनी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि लंग्स का तो एक वॉल्यूम होगा, नहीं समझ में। इमेजिन करो लंग्स का वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 2 लीटर है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। अब इंस्पिरेशन किए तुमने, तो इंस्पिरेशन में तुमने अराउंड 1 लीटर एयर को इंस्पायर किए, अब 1 लीटर एयर को इंस्पायर किया और एक्सपायर किया अराउंड 500 ml एयर हो, तो बची कितनी 500 ml, ये बची हुई है ना। फिर दूसरे रेस्पिरेशन में तुम वापस 1 लीटर का करोगे, 500 ml का एक्सपिरेशन करोगे, तो यहाँ कितनी बचेगी 500, फिर वापस से 1 का करोगे, फिर वापस से 500 निकलेंगी, फिर यहाँ बचेगी कितनी 500, ऐसा चलते जाएगा। तो 5 रेस्पिरेशन के साइकिल होने के बाद लंग के पास कितनी एयर बच जाएगी 2500 ml। लंग की कैपेसिटी है कितनी 2 लीटर की, 2000 ml की है, और 2000 ml में 2500 ml एयर कैसी आ गई, फूट ही जाएगा लंग, इलास्टिक है तो उसकी भी एक कैपेसिटी है ना। तो ऐसा होना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये जो एयर है ये कहाँ पड़ी हुई है डेड स्पेस। इसका मतलब डेड स्पेस जितने एयर को ले सकता बस उतनी एयर को उसने एक्सेप्ट किया, और उसकी कैपेसिटी अराउंड 1000 to 1200 ml, उससे ज़्यादा एयर डेड स्पेस अकोमोडेट नहीं करता। इसका मतलब उससे ज़्यादा एयर अगर डेड स्पेस में जाना पसंद करती है फिर भी वो जा नहीं पाएगी, क्यों, क्योंकि डेड स्पेस उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। जरूर ये पिक्चर। उसके बाद है कैपेसिटीज, कैपेसिटीज को देखेंगे अपन जरा कल, ठीक है।